दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों आज हम फिर एक नई विचार विमर्श के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लगातार आप लोगों को वीडियो हम प्रसारित करते रहते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर दोनों करते हैं। आप लोग का पुनः एक बार धन्यवाद। दोस्तों हम आज एक राष्ट्रीय सहारा जो एक राष्ट्रीय पेपर है उसको मैं पढ़ रहा था, और मैंने टेलीविजन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे एक लगातार खासकर एक न्यूज़ को देख रहा था। उसमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को एक नई आधारशिला और एक नया शिलान्यास किया है, जिस खासकर एक नई संसद भवन का। आप सभी देशवासियों को पहले तो बधाई नई संसद भवन के निर्माण के लिए। खासकर वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी आधारशिला और शिलान्यास की अनुमति सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगली सुनवाई तक उसको खासकर कहा गया है कि जो पुरानी संसद है, जो 1921 से 1927 के बीच बनी, करीब 6 वर्ष का समय लगा, और करीब उस समय की तत्कालिक जो लागत आई थी 83 लाख रुपए आई थी, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए, ना किसी चीज़ को गिराया जाए। मैं अपने खासकर 135 करोड़ भारतवासियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ, एक आम भारतीय नागरिक के होने के कारण और एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जिसको देश की सबसे बड़ी पंचायत और देश की सर्वशक्ति संस्थाओं का दर्जा प्राप्त है, जहाँ पर देश के संविधान की रचना होती है, जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मनोनीत जनप्रतिनिधि वहाँ पर बैठते हैं। जब 1921 और 1927 के बीच हमारी जो वर्तमान संसद जब बनी है, करीब 6 वर्ष उसको बनने में लगे, और उसमें जिन लोगों ने, खासकर 2 अंग्रेज लोगों ने उसको बनाया था, एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एडविन लुटियस नाम था, और दूसरे का संभवतः नाम हावर्ड बेकर के नाम से 2 अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी संसद भवन का निर्माण किया था। आज लगातार मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है हमारी विचार भारत आप लोगों को ना अच्छा लगे, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खासकर एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं देश के अंदर। वो ये चाहते हैं कि जब सत्ता पर मैं आसीन हुआ 2014 से लेके और 2000 में वर्तमान तक, कि देश के अंदर जो नई क्रांति या नया जो कुछ भी हुआ है वो हमारी सरकार द्वारा हुआ है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि खासकर ये मानिएगा कि संघ परिवार और बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसकी एक विचारधारा है, एक नवीन संविधान की रूपरेखा को तैयार कर रहा है। ये मेरा अपनी व्यक्तिगत देखिए सोच है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आप नए संविधान के निर्माण को करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को बनाया था, उसकी आत्मा को, उसकी एकता को, उसकी समरूपता में खिलवाड़, उसके साथ कहीं छेड़छाड़ आप मत करिए। आप नए संविधान का निर्माण करिए, नए संसद का निर्माण करिए, क्योंकि देश बदल रहा है। आप भारत को एक नवीन दिशा की ओर और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, कोई बात नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में, जहाँ पर वर्तमान में आप 543 लोकसभा के सांसद हैं और करीब 250 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। देखिए, आज भारत देश की, क्या आप ही लोग बताइए, आप लोग बताइए कि क्या भारत देश की आज ऐसी आर्थिक स्थिति है कि एक नए संसद भवन का निर्माण करने की है उसके अंदर हिम्मत, जहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति, घरेलू सकल उत्पाद, देश के अंदर इतनी भयावह ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी देश हमारी नोटबंदी से उभरा ही था कि देश के अंदर कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई, देश उससे और बेपटरी हो गया। वर्तमान में भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। देश के अंदर आप लोगों ने प्राइवेटीकरण इतनी तेज़ी के साथ कर रहे हैं कि देश जो 70 सालों ने देश में प्रगति करी थी, आप लोगों ने 6 साल को उसको एकदम स्टॉप कर दिया है। देखिए, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हो सकता है आप लोग इससे सहमत नहीं होंगे। देश को आप किस विचारधारा की ओर ले जा रहे हैं, आपका एक स्वप्न खाली ये है
कि हम पूरे भारत के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, जितनी भी स्थानीय निकाय, उन सबको जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी को झंडे को और ऊंचा कर दें। अब करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जनता लोकसभा में, क्योंकि लोकतंत्र में, शासन व्यवस्था में जनता भगवान होती है, वो जिसको चाहेगी सर्वसम्मति से जिता देती है। लेकिन आप नई संसद का निर्माण करेंगे या नए संविधान को बनाएंगे, आप बनाइए, लेकिन इसकी ज़रूरत है क्या? वर्तमान में आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है। भाई आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार के जितने भी नौकरशाह हैं उसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रमुख सचिव स्तर के, चीफ सेक्रेटरी स्तर के आईएएस लोग हैं, उनका अपना बौद्धिक क्षमता बहुत उच्च कोटि की है, उनकी अपनी विचारधारा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान में भारत के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी तो 543 लोकसभा सांसद हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर हमारा भारत इतना सशक्त, इतना मजबूत आर्थिक स्थिति से होता तो आप करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आज ये मानिए आप, मुझे पता है थोड़ा बहुत, 25 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सांसद निर्वाचित होता है। संविधान में ऐसी शक्तियां हैं, क्योंकि जब आप नए संविधान का निर्माण करेंगे तो आप लोग 10 लाख की आबादी पर एक सांसद निर्वाचित होगा। ठीक है, उसको भी आप निर्वाचित करिए, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो लगता है, मेरी तो कि मैंने आपसे कह रहा हूँ कि मेरे अपने विचार हैं, इससे आप सहमत हैं कि नहीं है, ये मेरे अपने विचार हैं, मैंने आप सब लोगों के सामने रखे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है थोड़ी बहुत लोगों के माध्यम से, कि वर्तमान में नई सरकार, नई संसद से, क्षमा चाहता हूँ, सरकार तो अभी वही है, पुरानी है, 2014-2019 में फिर रिन्यू हो गई है। सरकार का ये एक भविष्य का संकेत है कि संविधान में संशोधन करके वर्तमान में 543 सांसद हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम 2026 में जब इस देश के अंदर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेंगे तो उस समय हम अधिकतम सांसदों की संख्या, यानी कि देश के अंदर लोकसभा क्षेत्र जो होंगे 888, और राज्यसभा जो राज्यसभा सांसद होंगे वो 384। ये सरकार की मंशा है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को 2026 में जब परिसीमन करेंगे तो बढ़ा देंगे। देखिए, यहाँ पर सरकार की कोई अपनी बहुत लंबी योजना है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार ये चाहती है कि हम सत्ता में कैसे आसीन रहें। ठीक है, आप देश में विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न राज्यों के और विभिन्न दलों के लोग चुनकर आएंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है हमको। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसी विचारधारा को क्यों रखना चाहते हैं देश के सामने? देश मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति में मजबूत हो तो आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार रोज धरना प्रदर्शन करता है राज्यों के मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों पे, देश की राजधानी में, हर राज्य का यही हाल है। देश के युवाओं के पास रोजगार सृजन नहीं है, आप प्राइवेटीकरण करते चले जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य पे पहुंच गई है। और मैं आपको बताऊं इसके पीछे आपकी पूरी मंशा क्या है। देखिए, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में फिर आपसे कह रहा हूं, आपकी विचारधारा है कि जब आप देश के अंदर, ये मानिएगा, जब आप लोग ये करेंगे कि देश के अंदर जब निर्वाचित करेंगे, यानी कि जब लोकसभा क्षेत्रों को बढ़ाएंगे, तो मुझे जो लगता है खासकर पहला स्थान आप लोकसभा बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का लेंगे, क्योंकि वर्तमान संख्या जो यहाँ पर है लोकसभा सदस्यों की 80 है। इसको बढ़ा के आप, मुझे जो लगता है 70 से 63 तक ले जाएंगे आप, यानी कि यहाँ पर जो लोकसभा सदस्यों की संख्या जब 2026 में परिसीमन होगा तो 143 से 150 के बीच हो जाएगी। यानी कि अभी वर्तमान में 80 है, मैंने आपसे बोला है 143, यानी 150 सांसद तक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा आप राज्य छुएंगे महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर भी आप बढ़ाएंगे। उसके बाद पश्चिमी बंगाल के बाद आप जो बढ़ाएंगे जाके वो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, आप इन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि जब उससे बढ़ोतरी करेंगे तो आपका जनाधार भी बढ़ेगा ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार बढ़ेगा और अन्य दलों का भी बढ़ेगा। ठीक, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप करिए, क्योंकि ये आपकी विचारधारा है, मैं समझ रहा हूँ विचारधारा किस सिस्टम पे आप काम करना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ खासकर आज की वर्तमान परिदृश्य में। देखिए, देश के अंदर आप लोग
अगर नवीन भारत का और विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं तो पहले अपने यहाँ के रोजगार जो नवयुवक हैं उसको रोजगार दीजिए। यहाँ जो बंद इस देश के अंदर पूरे राज्यों के अंदर कितनी मिलें बंद पड़ी हैं, देश की आज क्या स्थिति है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो प्रधानमंत्री कार्यालय में एसी कमरों में बैठकर इस गर्मी के सर्द ऋतु में किसान देखिए लगातार आज 30 दिन से जन आंदोलन कर रहा है, उसके पास आप गए, आपका कोई मंत्री जाता है? माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी खाली वहाँ से चिट्ठी भेजते हैं कि 20 सूत्री मांगे हैं जो किसान के हक में हैं। देखिए ऐसे काम नहीं चलता है। आप नई संसद का निर्माण कर लीजिए, चाहे भारत के नए संविधान का निर्माण कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, भारत का सर्जन और भारत विश्वगुरु तभी बन सकता है जहाँ भारत के नवयुवकों को नौकरी, उनको नया व्यापार, उनको नए संसाधन मिलेंगे। आप जनप्रतिनिधि जितने भी मिलकर हैं, देखिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें ले रहा हूँ, आप लोग अपनी सुख सुविधाओं को कहीं भी हटाना नहीं चाहते हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि हमको जो एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद और एक मंत्री बनने के बाद जो मुझे सुविधाएं मिलती हैं मुझे मिलती रहें। देश की जनता का स्तर कैसा हो रहने का मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई गुरेज नहीं। देखिए अगर कोई भी युवा लगातार इन चीज़ों को एक सही ढंग से सोचेगा तो ये मान लीजिएगा आप गलत काम करने जा रहे हैं। संसद को आप बनाइए लेकिन 10 साल अभी रुक जाइए आप। देश की स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्यों ये सब करना चाहते हैं, क्यों इसी रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लगातार इस भारत के अंदर नए संविधान का समर्थन कर रहा है। वो पुराने संविधानों को हटाना चाहता है, उसके पीछे की विचारधारा भी मुझे मालूम है वो क्यों करना चाहता है इस चीज़ों को। देखिए एक चीज़ ये समझिएगा, ये देश हिंदुस्तान के हर धर्मों का, हर जातियों का इसमें समावेश है। ये किसी की जागीर नहीं है देश। यहाँ पर हिंदुस्तान के सभी नागरिक उतने ही अधिकार जो संविधान में निहित अधिकार सबको प्राप्त हैं, वही अधिकार देश के प्रधानमंत्री को भी प्राप्त हैं, देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हैं, राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त हैं। आज भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इतनी निचले पायदान पे है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आपकी कौन सी राज्य की ऐसी वैकेंसी है जो कोर्ट के आधार पर नहीं होती? मैं आपको बता देता चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश खासकर जो फार्मासिस्ट पूरे भारत के अंदर एक पद है, उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसियाँ हुई हैं वो कोर्ट के आदेशानुसार हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब ये मान लीजिए 75 जनपदों में जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं उनकी नियुक्ति अभी 2002 तक के जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति अभी 1 महीने पहले हुई है। आप लोगों की हर नौकरी जो होती है वो कोर्ट पे विवादित हो जाती है। आप लोग अपने संसद, ठीक है आप लोग करिए, नई संसद का निर्माण करिए, नया सब कुछ करिए। आप एक काम करिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाह सकता हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत मान लेता हूँ अपने आप को। आप हिंदुस्तान के जो 543 लोकसभा सांसद हैं उनके पेंशन को बंद कर दीजिए, 250 राज्यसभा सांसद उनकी पेंशन को बंद कर दीजिए। ठीक है आप लोगों के खर्चे हैं, आप लोग सैलरी लीजिए जो मिलती है, पेंशन बंद कर दीजिए। आप कर सकते हैं। एक विधायक, एक सांसद को आप लोग 2-2 गनर देते हैं, मंत्री को 5-5 गनर जेट पर सुरक्षा देते हैं, क्यों देते हैं? उसको भी बंद करिए, फिर करिए आप नई संसद निर्माण, नए भारत का निर्माण। देश की जनता 135 करोड़ हमारे देश के नागरिकों को वो टैक्स देती है, तब आप जाके बड़ी लग्जरी गाड़ियों में भारत की जो सरकारी तेल मिलता है ना, वो देश की जनता का तेल है, आपका तेल नहीं है। और देश के अंदर को आप कहाँ ले जा रहे हैं, आप लोग की विचारधारा मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, मेरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और भारत के जो भी प्रमुख दल हैं राजनीतिक के, आप लोग सब लोग एक साथ लोकसभा में चाहे राज्यसभा में बैठिए और 10 साल के लिए या 15 साल के लिए इस नई संसद के निर्माण के कार्य को रोक दीजिए, क्योंकि देश इतना अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। देश के पहले युवाओं को सर्जन करिए, उनको रोजगार दीजिए। देश के अंदर जो कल कारखाने बंद हैं उनको सही करिए। आप आज रोजगार में मतलब आप विश्वास मानिए, नवयुवक भटक रहा है, उसको कहीं उसके भविष्य का कोई आधार है नहीं है कहीं पे। स्कूल कॉलेज कोरोना काल से बंद चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेपटरी चल रही है, हर चीज़ मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इंतहा हो गई।
आप लोग तो जनता दल में निर्वाचित होते हैं, आप लोग कुछ सैलरी और जो भी सुविधाएं भारत सरकार राज्य सरकार की ओर से मिलती है वो मिलती रहती है, लेकिन कभी आम नागरिकों के बारे में आप सोचिए। आपने कुछ काम बहुत अच्छे किए जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। धारा 370 खत्म किया, बहुत बढ़िया। आपने राम मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, उसके समर्थन में उससे पूरे देश में आपको समर्थन मिला है, लेकिन नई संसद का निर्माण आप क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता मुझे क्या बता दीजिए। आज वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है? 9,071 करोड़ रुपए का आप वहाँ पर लगा लेंगे। यही पैसा जो आप नई संसद में लगाना चाहते हैं उसको जाके आप देश के युवाओं के लिए फैक्ट्री खोल दीजिए, कल कारखाने लगा दीजिए। देश में युवाओं को आप उनको बैंकों के माध्यम से ऋण दे दीजिए, वो अपना व्यापार अपना करें। सिर्फ आप अपने जनप्रतिनिधियों के उनके सुविधाओं के लिए, मैं मानता हूं कि देश का लोकतंत्र का पावन मंदिर है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, देश का सर्वशक्तिमान संस्था है, उसके बावजूद मैं आम नागरिक होने के माध्यम से ये चीज़ आप लोग से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी 15 से 20 साल नई संसद की विचारधारा को छोड़ दीजिए। जैसी ही संसद है उसको रखिए, आप कर लीजिएगा 15 से 20 साल बाद 888 लोकसभा सांसद, 384 राज्यसभा सांसद, लेकिन वर्तमान हमारा भारत कोरोना महाकाल से निकला है। अभी देश के अंदर वैक्सीन आनी है, वैक्सीन के लिए सरकार के पास पैसा होगा कि सरकार एक तो रोती रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, सब तो बोलती कि पैसा ही नहीं पैसा नहीं। अब इसके लिए पैसा आपके पास कहाँ से आ जाता है भाई, ये बताइए। 9,71 करोड़ रुपये लगेगा नई संसद का। मैं प्रत्येक दल से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनसे ये गुजारिश है, उनके जनप्रतिनिधियों से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से, और उन जो खासकर वर्तमान में सत्ता पे आसीन हैं, उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप प्रयास करिए, देश के अंदर 20 साल तक नई संसद का निर्माण अभी मत करिए। जो पुरानी संसद है, देखिए इसमें दो चीज़ है, या तो आपकी विचारधारा अलग है, जिस प्रकार आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं इस देश के अंदर, आपने रेलवे को अडानी ग्रुप को दे दिया, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को आपने प्राइवेट ग्रुप में दे दिया। उसी प्रकार मुझे जो लगता है, देखिए मेरी अपनी विचारधारा, आप ये चाहते हैं कि खासकर संसद भवन के बाहर 100 एकड़ में फैला हुआ आप बना रहे हैं, कितने का 65,400 वर्ग मीटर में नई संसद निर्माण कराएंगे, जिसका पैसा कितना लगेगा, मतलब मैं पता 9,71 करोड़ रुपए खर्चा होगा। अगर वही खर्चा आप युवाओं के रोजगार पर सृजन कर दें तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा, हिंदुस्तान क्या विश्व में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर लेगा। लेकिन आप अपनी राजनीतिक शक्ति को, अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं भी दोबारा ये कहता हूँ कि भारत संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, उसकी अपनी एक विचारधारा अलग है, उस विचारधाराओं के अनुपात में ये देश में काम कर रहे हैं। और मैं एक आम नागरिक की हैसियत से, मैं किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपसे पुनः ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एक भारत का नागरिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी क्योंकि संविधान ने मिली हुई, उसके तहत मैं ये वीडियो बना के जनता को समर्पित करता हूँ, आप लोगों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बौद्धिक क्षमता नहीं है। मेरी जो बौद्धिक क्षमता थी, मैंने बता दिया कि भारत वर्तमान में इस चीज़ के लिए ताकत नहीं है, उसके पास आर्थिक पैसा नहीं है। वही पैसा जो आप नई संसद भवन निर्माण में लगाना चाहते हैं, उसको देश के युवाओं के सृजन पर लगा दीजिए, उनके रोजगार पर लगा दीजिए, कारखाने सब कुछ खोल दीजिए उनके लिए। आप देखिए भारत विश्वगुरु नवीन दिशा की अग्रसर हो जाएगा। मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये कहता रहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सपना है भारत का विश्वगुरु बनने का, वो बन सकता है, लेकिन जब तक ग्रामीण भारत से निकला हुआ युवा, उनको आप नवीन संसाधन, रोजगार सृजन नहीं करेंगे, खासकर भारतीय राजनीति का एक ऐसा सुनहरा अध्याय अपने जीवन में लिखा जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में आप देखिएगा मान्यवर, हिंदुस्तान अपने आप में इतना गड़ा हुआ, यहाँ के युवाओं की एक ऐसी तहसीर है जो हिंदुस्तान के विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन सरकार की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, ऐसी है कि 2014 से लेके वर्तमान में 2020-21 लगने वाला है, उसमें आज संभल नहीं पाई है सरकार। मैं आपको अपना सर्वे बता रहा हूँ, आप लिख के क्या सर्वे देते हैं मुझे नहीं पता। इससे मैं व्यक्तिगत क्षेत्रों में घूमता हूँ, खासकर कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश में मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर घूमता हूँ, ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जाता हूँ। देखिए आप चुनाव, लोकसभा, विधानसभा जीत गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत पे हम सर्वे करेंगे, आपको बताएंगे, तो हालात बहुत बदतर से बदतर है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो मैं आप सभी लोगों से, देशवासियों से
ये गुजारिश है, और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति, मैं आप लोगों से गुजारिश है कि अभी वर्तमान 20 साल नई संसद का निर्माण के बारे में मत कीजिए। जो पैसा आप लोगों ने बजट उसके लिए आप लोग सोच रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश से मेरी गुजारिश है कि मामला कोर्ट में लंबित है, आप भी इस प्रक्रिया को अभी तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, कम से कम 20 से 25 सालों के लिए, क्योंकि रोक देंगे भारत विश्वगुरु बन जाएगा, और नहीं रोकेंगे भारत की आर्थिक स्थिति और चरमरा जाएगी, भारत में युवाओं को जो रोजगार है वो भी और ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से रखता हूँ। देखिए, ये बहुत दुख के साथ में बना रहा हूँ, आप लोगों का समर्थन जो भी है सब अच्छा है, बस यही गुजारिश है, मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि भारत का जो किसान है उसके बारे में आप सोचिए। लगातार सिंधु बॉर्डर से लेकर दिल्ली एनसीआर में घूम रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लगातार पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में जाते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश के परसों रायसेन से बोल रहे थे, आप संबोधित कहीं छत्तीसगढ़ से करते हैं, कहीं मध्य प्रदेश से करते हैं, कहीं बिहार से करते हैं। जाके देखिए, जिस प्रकार जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, उस नारे की प्रासंगिकता को आप रखिए। अगर आप उनसे जाकर व्यक्तिगत रूबरू हो जाएंगे तो आपके लिए, आपकी सरकार के लिए फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता उच्च कोटि की है, आप सर्वशक्तिमान हैं, बाकी आपकी इच्छा है। देखिए, हम लोग ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग भारत के युवा हैं। हम लोग आज समाज की स्थिति और देश की स्थिति के बारे में लगातार, क्योंकि क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, देखते रहते हैं, और मुझे लगता है ये ज़रूरत जो चीज़ों की है वो चीज़ होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में 325 विधानसभा क्षेत्रों में इनके विधायक हैं। आज ये मानिए कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। कोरोना महाकाल में आपको सबसे पहले आबकारी डिपार्टमेंट को खोलना पड़ा था। इस प्रदेश के अंदर जितनी भी शराब की दुकानें, चाहे देसी हों, चाहे देसी और विदेशी मदिरा जो थी उसकी दुकानें पर, जब सरकार के पास इतना पैसा नहीं रहता था तो सरकार ने तत्कालिक उन दुकानों को खोला, उनसे जो राजस्व मिला सरकार का काम चला। यही स्थिति आज राज्यों के सभी राज्यों में है कि वहाँ के युवाओं के सर्जन के लिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चे पढ़ लिख के डिग्री लिए हैं, आप प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। देखिए, प्राइवेटीकरण में दिक्कत क्या आएगी, निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये मान लीजिए, आपने अभी कई ट्रेनों को प्राइवेट करके चलाया, जिसमें तेजस नाम की एक ट्रेन थी, उससे क्या फ़ायदा हुआ आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत उद्गार है, क्योंकि युवा हूँ, सोचता हूँ, इसलिए आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भेजता रहता हूँ। मानना ना मानना ही सरकार की अपनी नियति, क्योंकि ये चीज़ें जो आज देश के अंदर हो रही हैं, ये मानिएगा बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए घातक हैं। क्योंकि देश, हम देखिए, मैं एक चीज़ फिर कहता हूँ कि देश के अंदर सरकारें कोई भी हों, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किसी प्रकार अपने देश के अंदर जो युवा हैं उनको रोज़गार सर्जन कर दे सरकार। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा, देखिए, बच्चों की कैटेगरी है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, वो IAS IPS पीछे से कुछ भी बन जाता है। सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, वो अपना कुछ, लेकिन जो उससे भी नीचे बच्चे होते हैं, तो उनके सृजन के लिए आप नए नए रोजगारों का, आपका भी एक आपने खोला था, कई डिपार्टमेंट आपने खोले, लेकिन उससे कोई रिजल्ट जनमानस को प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपकी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरी सोच है अपनी, मैंने आपको बोला, क्योंकि लगातार जब सरकार का 971 करोड़ रुपए आप नई संसद भवन में खर्चा कर सकते हैं, तो वही पैसा आप 20 साल उसको रोक लीजिए। आप 20 साल 25 साल नई संसद भवन का निर्माण मत करिए, उस पैसों को देश के युवाओं पर लगा दीजिए। आप जनप्रतिनिधियों के उनकी सुविधाओं के लिए मत लगाइए। आप नई संसद भवन बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। वही पैसा आप हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, उस पर लगाइए। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उस पर लगा दीजिए। तो वहाँ का अभी टीका वैक्सीन होगी, उसमें भी तो पैसा लगेगा। तब आप कहोगे हमारे पास पैसा नहीं है।
तब आप यही तो कहोगे ना हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि देश को अगर नवीन विचारधारा की ओर अग्रसर करना चाहते हैं आप लोग, तो सरकार की पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम युवाओं को रोजगार सृजन करें। अगर युवाओं को आप रोजगार सृजन नहीं कर सकते हैं तो आप देश की तरक्की कहाँ कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को तो एक लत लग गई है बहुत बड़े पैमाने पे कि आप अभी बंगाल में परसों माननीय गृह मंत्री साहब गए थे पश्चिमी बंगाल पे, उन्होंने खासकर पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत तारीफ की। देखिए आप लोग जिस प्रकार की राजनीति को आज कर रहे हैं ना, वो सही मायने में उस राजनीति को मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं मानता हूँ। जिस प्रकार अंग्रेजों ने जोड़ तोड़ की राजनीति करी ना, फूट डालो राज करो, उस तरह की विचारधारा से आप लोग प्रभावित होकर भारत की राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय राजनीति कभी ऐसी नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, भारतीय राजनीति का एकता में शक्ति रही है। यहाँ के संविधान का एक, यहाँ की माटी की तहसीर है हिंदुस्तान की, कि यहाँ पर कहते नहीं है, कभी कुछ कहता नहीं है लेकिन दस्तावेजों में दर्ज होता रहा है। आप भारतीय संविधान के स्वरूप को बदलना चाहते हैं, ये आपकी अपनी विचारधारा है। और भारत के नवीन विचारधारा और भारत के नवीन युवा वो ये चाहते हैं कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को विश्व गुरु बनाकर रखें। और विश्व गुरु देश तभी बनेगा जब भारत के हमारे युवा भाई बहन, उनको रोजगार सृजन होगा, उनको अच्छी व्यवस्था, अच्छी सरकारी नौकरियां, अच्छे रोजगार धंधे मिलेंगे तो आपका देश विश्व गुरु बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो गई और कुछ गलतियाँ हों तो क्षमा करिएगा। ये मेरे अपने विचार थे, मैंने आपके सामने रखे। कोई भी गलतियाँ हों उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति से यही गुजारिश है कि अभी 20 से 25 साल आप नए संसद भवन का निर्माण रोक दीजिए। उस पैसों को जो 971,000 करोड़ रुपए, उसको आप देश के युवाओं पे, उनके रोजगार, उनके सृजन, उनके व्यापार पे लगा लीजिए।